संसद का मॉनसून सेशन खत्म हो चला है और अब इस मॉनसून सेशन में बहुत सी चीजें हुई, बहुत से बयान दिए गए हमेशा की तरह, बहुत से दावे किए गए हमेशा की तरह और एक बार फिर से सत्ता में बैठी सरकार ने इतिहास के पन्नों को खंगाला और नेहरू जी को लिया। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने 102 मिनट के भाषण में 74 बार पाकिस्तान और 14 बार नेहरू जी का जिक्र किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी 74 मिनट के अपने भाषण में कांग्रेस की पुरानी सरकारों और गांधी नेहरू परिवार को निशाने पर रखा। सरकार के दोनों टॉप नेताओं ने इतिहास से जुड़े कई दावे किए, लेकिन क्या सारे सच थे? क्या कुछ में झूठ की मिलावट थी और थी तो कितनी? चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊं। शुरू अमित शाह से करते हैं। दावा किया गया साहब कि देश में जब से मोदी सरकार आई है तब से कश्मीर के बाहर कोई भी आतंकी घटना नहीं हुई। अमित शाह ने खुद संसद में खड़े होकर बयान दिया कि 2005 से 2011 के बीच 27 मामले हुए, करीब 1000 लोग मारे गए। हमारे समय में जो भी आतंकी घटनाएं हुई वो पाक प्रेरित और कश्मीर सेंट्रिक हुई। देश के बाकी हिस्सों में 2014 से 2025 के बीच एक भी आतंकी घटना नहीं हुई। लेकिन अब जब आप तमाम मीडिया रिपोर्ट्स को देखते हैं तो आपको तस्वीर कुछ अलग नजर आती है। बड़े आतंकी हमलों में बिल्कुल कमी आई है, लेकिन गृह मंत्री का दावा पूरी तरह सही भी नहीं है। दरअसल भारत में आतंकी घटना की परिभाषा 1967 के यूएपीए एक्ट के आर्टिकल 15 में बताई गई है, जिसके मुताबिक ऐसा कोई भी काम जो किसी भी तरह के विस्फोटक के इस्तेमाल से भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को खतरे में डालने या जनता में आतंक फैलाने के इरादे से किया जाए उसे टेररिस्ट एक्ट यानी आतंकी कार्रवाई ही कहते हैं। ऐसे मामलों को यूएपीए के तहत दर्ज किया जाता है और एनआईए जैसी एजेंसियां इनकी जांच भी करती है। अब हमें इस दावे की सच्चाई के लिए कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं है, सीधा गृह मंत्रालय ही चलते हैं। देखिए, गृह मंत्रालय ने 2019 में संसद में बताया था कि पिछले 5 सालों में देश के बाकी हिस्सों में 6 आतंकी घटनाएं हुई हैं। उसके बाद का सटीक डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में ही ऐसी 5 बड़ी घटनाएं मिल जाती हैं जिनमें विदेशी आतंकवादी गुटों का हाथ था। इनमें विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। साथ ही इनकी जांच एनआईए ही कर रही है। माने डेफिनेशन के मुताबिक ये आतंकी घटना ही है। पहला, बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट 2024। देखिए, 1 मार्च को बेंगलुरु के 10 रामेश्वरम कैफे में एक आईईडी ब्लास्ट हुआ था जिसमें 9 लोग घायल हुए। एनआईए ने चार्जशीट में कहा कि साहब इस्लामिक स्टेट यानी आईएस से प्रेरित मुसाविर हुसैन शाजिब और अब्दुल मतीन अहमद ताहा ने हमले की प्लानिंग की और अंजाम दिया। दूसरा, बिहार बोध गया ब्लास्ट 2018। 19 जनवरी को महाबोधि मंदिर के बाहर आईईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें 2 भिक्षु घायल हुए थे। एनआईए ने जांच कर जमात उल मुजाहिदीन के 9 आतंकियों को आरोपी बताया, जिनमें से 8 सजायाफ्ता हैं। तीसरा, पंजाब पठानकोट एयरबेस अटैक 2016। 2 जनवरी को पंजाब के पठानकोट एयरबेस में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने हमला किया था। करीब 65 घंटों तक सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ की। इसमें 9 जवान शहीद हुए जबकि 37 अन्य लोग घायल भी हुए थे। हालांकि सारे आतंकी मारे गए थे। एनआईए ने बताया कि हमला करने वाले सभी आतंकी पाकिस्तान के थे। चौथा, पश्चिम बंगाल बर्दवान ब्लास्ट 2014। 2 अक्टूबर को खगरागढ़ इलाके के एक घर में ब्लास्ट हुआ जिसमें 2 लोग मारे गए जो बांग्लादेशी आतंकी ग्रुप जमात उल मुजाहिदीन यानी जेएमबी के आतंकी थे। इस ब्लास्ट के बाद जेएमबी के नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ। एनआईए ने जांच की और 33 लोगों को आरोपी बताया। इनमें से 31 को सजा हुई, जिनमें से 4 बांग्लादेशी भी हैं। पांचवा, कर्नाटक बेंगलुरु बम ब्लास्ट 2014। 28 दिसंबर को कोकोनट ग्रोव रेस्टोरेंट में एक आईईडी ब्लास्ट होता है। इसमें एक महिला की मौत हुई और 3 लोग घायल हुए। बाद में एनआईए ने आलमजेब अफरीदी को गिरफ्तार भी किया। जांच एजेंसी ने माना कि साहब ये भारत में इस्लामिक स्टेट यानी आईएस से जुड़ा पहला आतंकी हमला हो सकता है। खुद अमित शाह ने अपने भाषण में बताया कि 2004 से 2014 के बीच जम्मू कश्मीर में 7217 आतंकवादी घटनाएं हुई थी, जबकि 2015 से 2025 के बीच 70% की कमी के साथ 2150 आतंकवादी घटनाएं हुई। 2015 से 2025 के बीच 357 आम नागरिकों और 542 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई। हालांकि इसी दौरान जम्मू कश्मीर में उरी, पुलवामा और पहलगाम जैसे बड़े आतंकी हमले भी हुए हैं। तो खुद गृह मंत्रालय और अमित शाह के बयान और मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं साहब कि पिछले 11 सालों में देश के बाकी हिस्सों में भी बड़ी आतंकी घटनाओं में कमी जरूर आई है, लेकिन एक भी आतंकी घटना नहीं हुई। ये दावा सही नहीं है। जम्मू कश्मीर में इस दौरान कई बड़ी आतंकी हमले हुए हैं। अमित शाह के बाद अब आते हैं पीएम मोदी पर। देखिए, पीएम मोदी ने देश के संसद में दावा किया था कि 1960 में नेहरू ने पाकिस्तान को भारत का 80% पानी दे दिया था। पीएम मोदी ने संसद में खड़े होकर बयान दिया कि 80% पानी पाकिस्तान को देने के लिए नेहरू जी राजी हो गए। इतना बड़ा हिंदुस्तान, उसको सिर्फ 20% पानी। कोई मुझे समझाए भाई, ये कौन सी बुद्धिमानी थी? उसके बाद अमित शाह ने भी बयान दिया और कहा कि 1960 में सिंधु जल पर भौगोलिक और रणनीतिक रूप से हम बड़े मजबूत थे। पीएम नेहरू ने इस पर समझौता किया और 80% भारत का पानी पाकिस्तान को दे दिया। अब नेहरू ने सिंधु जल संधि की जिससे पाकिस्तान को ज्यादा फायदा था। सिंधु नदी और उसकी सहायक 5 नदियां भारत से होकर ही पाकिस्तान जाती हैं। इनके पानी पर पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी डिपेंड है। इन नदियों के पानी के बंटवारे के लिए 1951 से 1960 तक वर्ल्ड बैंक की मीडिएशन में भारत और पाकिस्तान के बीच बैठकें हुई और आखिरकार 19 सितंबर 1960 को पाकिस्तान के कराची में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और पीएम नेहरू के बीच सिंधु जल समझौते पर साइन भी हुए। सिंधु रिवर बेसिन के तहत 6 नदियां आती हैं। इनमें से पूर्वी नदियां यानी सतलज, ब्यास और रावी में कुल पानी का 20% है। वहीं पश्चिमी नदियां यानी झेलम, चिनाब और सिंधु में 80% पानी है।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत के पास पाकिस्तान जाने वाला सारा पानी इकट्ठा करने या फिर इसका रास्ता बदलने के लिए उस तरह से बांध या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वहीं पूर्वी नदियों के 3.3 करोड़ एकड़ फीट पानी में से भी 6% पानी बिना इस्तेमाल हुए पाकिस्तान चला जाता है, जिसका सीधा सा मतलब है साहब कि सिंधु जल संधि में पाकिस्तान को 80% पानी मिलने की बात सही है। हालांकि ये संधि नहीं होती, फिर भी पाकिस्तान जाने वाले पानी को बड़े पैमाने पर स्टोर करना पॉसिबल नहीं था। तो इसका जवाब अब आप खुद बता दो कमेंट में कि नेहरू का सिंधु जल संधि सही थी या फिर नहीं। अब पीएम मोदी के बाद अब आते हैं दोबारा से अमित शाह पर। देखिए, अमित शाह ने संसद में 3 दावे किए कि 1948 में अगर नेहरू अचानक सीजफायर नहीं करते तो आज पीओके बनता ही नहीं। अमित शाह ने संसद के पटल पर खड़े होकर कहा कि 1948 में कश्मीर में हमारी सेनाएं निर्णायक बढ़त पर थी। सरदार पटेल मना करते रहे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने एक तरफा सीजफायर कर दिया। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, अगर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर अस्तित्व में है तो जवाहरलाल नेहरू के एक तरफा युद्ध विराम के कारण है। अब आते हैं उसी इतिहास पर जिसके स्टूडेंट गृह मंत्री जी रहे हैं। उनके मुताबिक यूएन के प्रस्ताव पर नेहरू सीजफायर के लिए राजी हो गए। दरअसल 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने भारत के साथ विलय के पत्र पर साइन किए थे और अगले दिन यानी 27 अक्टूबर को भारतीय सेनाओं ने कश्मीर में मोर्चा संभाला। लेकिन तब तक पाकिस्तानी सेना ने कबायली लड़ाकों को आगे कर काफी भीतर तक घुसपैठ कर ली थी। दिसंबर 1948 तक भारतीय सेना ने पूंछ, उरी, बारामूला, लेह, कारगिल तक पहुंच बना ली थी साहब। 1 साल 2 महीने और 5 दिन चली जंग के दौरान ही 1 जनवरी 1948 को भारत ने कश्मीर का मुद्दा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया और 1 जनवरी 1949 को सीजफायर हो गया, जिसके मुताबिक भारत के हिस्से में जितना भाग था वो भारत के पास ही रहा और पाकिस्तान के कब्जे वाला हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया। दरअसल ये दूसरे सीजफायर के बाद का दौर था। अमेरिका और यूरोपीय देश कोई नया युद्ध नहीं चाहते थे। ऐसे में वैश्विक विवादों को सुलझाने और शांति स्थापित करने के लिए अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू को कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र ले जाने की सलाह भी दी थी। यूएन ने 4 स्टेप का समाधान तय किया, जिसमें सबसे पहले सीजफायर होगा, उसके बाद पहले पाकिस्तानी सेना पूरी तरह कश्मीर से पीछे हटे, फिर भारत कश्मीर में अपनी सेना कम से कम रखेगा और उसके बाद कश्मीर में जनमत संग्रह होगा। 1 जनवरी 1949 को यूएन की मध्यस्थता में सीजफायर लागू होता है, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी सेना पीछे हटाने की शर्त नहीं मानी। इसलिए भारतीय सैनिक भी तैनात रहे और जनमत संग्रह कभी हो ही नहीं पाया। अब यहाँ पर 2 वर्जन्स मिलते हैं। पहला, नेहरू जी ने सीजफायर में जल्दबाजी की जिससे पीओके बना। अमित शाह का कहना है कि अगर सीजफायर 3 दिन लेट होता तो पाक अधिकृत कश्मीर भारत में होता। साथ ही आर्मी आरकेएफ का हवाला देते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि 14 नवंबर 1947 को उरी सेक्टर और 22 मई 1948 को तितवाल जीतकर सेना मुजफ्फराबाद जाने वाली थी, लेकिन रोक दिया गया। दूसरा, नेहरू जी के पास सीजफायर ही इकलौता ऑप्शन था। सरदार पटेल ने 4 जून 1948 को कश्मीर मामलों को देख रहे मंत्री गोपाल स्वामी अयंगर को एक लेटर में लिखा, सेना की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, हम संसाधनों का पूरा दोहन कर चुके हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर हम कितने दिन तक इस युद्ध को खींच पाने में कामयाब हो पाएंगे। अब ये बात अगर कोई कांग्रेस का नेता बोलता तो शायद अब तक संसद में बीजेपी इस बात पर बवाल काट चुकी होती, लेकिन सरदार पटेल खुद ये कह रहे हैं कि सेना अब थक चुकी है। सरदार पटेल की इस चिट्ठी से पता चलता है साहब कि कश्मीर में सेना की हालत अच्छी नहीं थी। उस वक्त भारत के आर्मी चीफ रहे जनरल बुचर और नेहरू के पत्रों से भी यही अंदाजा मिलता है। 22 नवंबर 1948 को बुचर ने नेहरू को सैनिकों की थकान, जूनियर अधिकारियों की कम ट्रेनिंग और हथियारों की कमी के बारे में भी लिखा था। इससे इतना समझ में आता है कि सीजफायर एक ऐसा फैसला था जिसके जिम्मेदार नेहरू, सरदार पटेल और यूएन तीनों थे। अब आते हैं 4 दावों पर जो किया है अमित शाह ने। दावा है कि नेहरू की वजह से चीन यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंचा और भारत बाहर रह गया। अमित शाह ने बयान दिया कि अनौपचारिक रूप से अमेरिका ने यह सुझाव दिया कि चीन को संयुक्त राष्ट्र में तो ले लिया जाए, लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं। पर नेहरू जी ने कहा कि हम इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि इससे चीन के साथ हमारे संबंध खराब होंगे और चीन जैसे महान देश को बुरा लगेगा। आज चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में है और भारत बाहर है। इसका कारण जवाहरलाल नेहरू का ये स्टैंड है। अब पहले तो भारत को यूएनएससी में शामिल होने का कोई ऑफिशियल प्रस्ताव मिला ही नहीं है। सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में पीएम नेहरू के लेटर्स और स्पीच का कलेक्शन किया गया है। इस सीरीज के वॉल्यूम 29 पेज 231 पर पीएम नेहरू और 1955 से 1958 तक सोवियत संघ के प्रधानमंत्री रहे निकोलाई बुल्गानिन, इन दोनों के बीच बातचीत है। इसमें नेहरू कहते हैं, अमेरिका में कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि यूएनएससी में चीन की जगह भारत को लेना चाहिए। ये हमारे और चीन के बीच समस्या पैदा करने के लिए है। हम निश्चित रूप से पूरी तरह इसके खिलाफ हैं। इसके बाद बुल्गानिन ने लिखा, हमने आपके विचार जानने के लिए यूएनएससी में भारत की सदस्यता का सवाल प्रस्तावित किया था, लेकिन हम इस बात से सहमत हैं कि ये इसके लिए सही समय नहीं है और इसके लिए सही समय का इंतजार करना होगा। शशि थरूर ने भी अपनी किताब नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया में लिखा, 1953 के आसपास भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्य बनने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन उन्होंने चीन को दे दिया। भारतीय राजनयिकों ने वो फाइल देखी थी जिसमें नेहरू के इनकार का जिक्र था। इसके साथ ही 27 सितंबर 1955 को नेहरू ने संसद में साफ तौर पर इस बात को खारिज करते हुए कहा था कि यूएनएससी के स्थायी सदस्य बनने के लिए औपचारिक या अनौपचारिक रूप से कोई प्रस्ताव नहीं मिला था। कुछ संदिग्ध संदर्भों का हवाला दिया जा रहा है जिनमें कोई सच्चाई नहीं है। यूएनएससी का गठन यूएन चार्टर के तहत किया गया था और इसमें कुछ खास देशों को स्थायी सदस्यता मिली थी। ऐसे में सवाल ही नहीं उठता कि भारत को सीट दी गई और भारत ने लेने से इनकार कर दिया।
हमारी घोषित नीति है कि संयुक्त राष्ट्र में सदस्य बनने के लिए जो भी देश योग्य है उन सबको शामिल किया जाए। अब ईरान में भारत के राजदूत रहे डीपी श्रीवास्तव बताते हैं, नेहरू और 1957 से 1962 तक भारत के रक्षा मंत्री रहे कृष्ण मेनन को संदेह था कि अमेरिका का प्रस्ताव भारत को चीन के खिलाफ खड़ा करने की पश्चिमी चाल है, इसलिए वो इसके विरोध में थे। जवाहरलाल नेहरू सिविलाइजिंग अ सैवेज वर्ल्ड में नयनतारा सहगल लिखती हैं, नेहरू की राय में चीन की स्थापित सरकार यानी पीआरसी को कम्युनिस्ट होने के चलते यूएनएससी के बाहर करके पश्चिमी देश खतरनाक गलती दोहरा रहे थे। ऐसे ही गलती उन्होंने सोवियत संघ को बहिष्कृत करके की थी, जिसके चलते कई टकराव हुए। अलग थलग होने के बाद चीन ने भी उसी तरह से काम करना शुरू कर दिया। अब इन सब चीजों से इतना समझ में आता है साहब कि भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता ऑफर किए जाने के कोई दस्तावेजी सबूत नहीं मिलते, लेकिन नेहरू चीन को यूएनएससी का सदस्य बनाए जाने के समर्थक थे। आखिर दावा खुद पीएम मोदी का है कि डोकलाम विवाद के दौरान राहुल गांधी गुपचुप चीनी अधिकारियों से मिले थे। पीएम मोदी ने संसद में ये भी बयान दिया कि जब डोकलाम में सेना हमारा शौर्य दिखा रही थी तब कांग्रेस के नेता चुपके चुपके किससे ब्रीफिंग लेते थे, वो सारी दुनिया अब जान गई है। अमित शाह ने भी पीएम मोदी के साथ ही बयान दिया कि जब डोकलाम में हमारी सेना के जवान चीन की सेना के सामने आंख में आंख डालकर बैठे थे तब चीन के राजदूत के साथ राहुल गांधी मीटिंग कर रहे थे। अब ये बात बिल्कुल सच है कि डोकलाम विवाद के दौरान राहुल गांधी की चीनी अधिकारियों से मुलाकात हुई, हालांकि चुपके चुपके ब्रीफिंग लेने की बात निराधार है। दरअसल डोकलाम विवाद के दौरान ही 10 जुलाई 2017 को खुद राहुल गांधी ने ट्वीट करके जानकारी दी कि वो चीनी राजदूत से मिले थे। उन्होंने लिखा, जरूरी मुद्दों पर जागरूक रहना मेरा काम है। मैंने चीनी राजदूत, पूर्व एनएसए, नॉर्थ ईस्ट के कांग्रेस के नेताओं और भूटानी राजदूत से मुलाकात की। इसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी इसकी कंफर्मेशन की थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने न केवल चीनी राजदूत झाओ हुई से मुलाकात की बल्कि पूर्व एनएसए शिवशंकर मेनन और भूटानी राजदूत से भी मुलाकात की, जिसका मतलब ये है कि वो चीन का पक्ष नहीं ले रहे थे। इस पर जो विवाद किया जा रहा है वो गैर जरूरी है। कई राजदूत कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के शिष्टाचार भेंट के तौर पर भी मिलते रहते हैं। जो 2 फुटेज उस समय वायरल हुई थी उनमें से एक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं। ये चीनी दूतावास की वेबसाइट पर 21 अप्रैल 2017 यानी डोकलाम विवाद से करीब 2 महीने पहले से मौजूद थी। ये तस्वीर ताज होटल में एक चीनी फूड फेस्टिवल के दौरान थी। दूसरी फोटो राहुल गांधी ने डोकलाम विवाद के करीब 6 महीने बाद 5 जनवरी 2018 को ट्विटर पर पोस्ट की थी। इसमें राहुल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी के प्रतिनिधियों के साथ मौजूद हैं। कुल मिलाकर ये कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं थी बल्कि उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी थी। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं।